हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद डी। आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और उम्मीद करते हैं आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे थी। उसकी एक अलग प्लेलिस्ट पिछली वीडियोस पे चलती रहेगी, लेकिन आज एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत होने जा रही है जो कि है इंटरमीडिएट ऑफ इंटर मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट अर्थात क्लास 12 की मैथमेटिक्स की। उसमें जो पहला चैप्टर होने वाला है वो है मैट्रिक्स आव्यूह का। जो 2024 से 25 की जो बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें जितने भी सिलेबस उसके मैथमेटिक्स और फिजिक्स के जितने भी सिलेबस होंगे वो अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो उस सिलेबस से रिलेटेड जो पहला वीडियो है मैट्रिक्स का, आज इस लेक्चर में उसके बारे में बताया जाने वाला है। तो आज मैट्रिक्स के रिलेटेड इंट्रोडक्शंस और उनके प्रकार जो भी होंगे वो आज की वीडियो में बताए जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे और आपके नंबर कट जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमको आप इस मैट्रिक्स में पढ़ना क्या क्या है। पहला जो है इंट्रोडक्शन अर्थात प्रस्तावना पढ़ना है पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के क्रम या कोटि पढ़नी है। और तीसरी पॉइंट है नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह का निरूपण कैसे किया जाता है, ये पढ़ना है तीसरे पॉइंट में। चौथे पॉइंट में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं ये पढ़ना है। पहले बता दें आव्यूह के 9 प्रकार होते हैं जो कि चौथे पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं। और जो लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह की समानता। जो आव्यूह की समानता तथा दो आव्यूह समान किस कब होंगे वो हमको 5वें पॉइंट में पढ़ना है। तो चलिए आज का जो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन अबाउट द मैट्रिक्स वो शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ। तो पहला पॉइंट हुआ इंट्रोडक्शन अर्थात प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना में जो चीजें हम देखेंगे, mn संख्याओं के समुच्चय को के आयताकार सारणी को के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात जो mn संख्याओं का समुच्चय होता है उनको आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है और इसी आयताकार सारणी को आव्यूह या फिर मैट्रिक्स कहा जाता है। अर्थात mn संख्याओं के समुच्चय को के आयताकार रूप में व्यवस्थित जब उसे कर दिया जाता है तो उसे को आव्यूह या फिर सारणी के नाम से जाना जाता है। और जो आव्यूह होता है, आव्यूह के जो अवयव होते हैं उनको इस कोष्ठक या फिर इस कोष्ठक के अंदर निरूपित किया जाता है। जैसे कि कोई आव्यूह है 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसको या तो इस कोष्ठक के अंदर निरूपित किया जाएगा या फिर इस कोष्ठक के अंदर निरूपित किया जाएगा। यह हुआ आव्यूह का निरूपण कैसे किस कोष्ठकों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो mn संख्याएं हैं ये, उसमें जो m होता है वह पंक्ति होता है अर्थात रो, और जो n होता है वह स्तंभ होता है अर्थात कॉलम। जैसे कि इसमें इस मैट्रिक्स में इस आव्यूह में देखिए, इसमें जो ये इस साइड वाले हैं ये सब रो हैं अर्थात पंक्ति, और जो ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे से ऊपर की ओर ये है, इनको कॉलम या फिर स्तंभ के नाम से जानते हैं। जो स्तंभ होगा उसको n से निरूपित करेंगे और जो पंक्ति होगी उसको m से निरूपित करेंगे। ये हुआ इंट्रोडक्शन। चलिए पढ़ते हैं अगले दूसरे पॉइंट पे। चलिए दूसरा पॉइंट जो है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह के का क्रम या फिर कोटि, अर्थात आव्यूह के क्रम या कोटि को कैसे लिखते हैं कि वह किस क्रम का आव्यूह है। तो इसमें जो पहली पॉइंट हम देखेंगे कि यदि m पंक्ति और n स्तंभ है, अर्थात किसी भी आव्यूह में अगर पंक्तियों की जो संख्या है वह m है और जो स्तंभों की संख्या है वो n है, तब जो वो आव्यूह का क्रम होगा उसको m क्रॉस n से डिनोट किया जाएगा। अर्थात जैसे यहाँ पे एग्जांपल एक दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है A B C D E F। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें 6 अवयव है कुल, 1 2 3 4 5 6, और ये हुई आपकी
पंक्ति और ये हुए आपके स्तंभ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें पंक्तियों की संख्या 1, 2 और 3 है और स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 और 2। तो फिर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पंक्तियों को m से डिनोट करते हैं और स्तंभों को n से। और यहाँ पे आपने देखा इस एग्जांपल में कि पंक्तियों की संख्या 3 है और जो स्तंभों की संख्या है वह है 2। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि उसके क्रम को m क्रॉस m से डिनोट करते हैं। तो ये हुआ m और ये हुआ n। तो यहाँ पे जो उसका क्रम है m क्रॉस m से डिनोट किया गया है, अर्थात ये जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 2 क्रम के का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स इसको हम बोलेंगे। और इसमें जो एक नोट करने वाली पॉइंट है, जब भी आप क्रम लिखेंगे मैट्रिक्स का, जब भी किसी भी मैट्रिक्स का आपको क्रम लिखने को दिया जाए तो उसमें जो आप पहले लिखेंगे, पहले पंक्तियों की संख्या लिखेंगे, उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है इस मैट्रिक्स में एग्जांपल में कि पहले 3 into 2 लिखा गया है। पहले जो लिखा गया है संख्या वो पंक्तियों की है और जो दूसरी संख्या लिखी गई है क्रॉस के बाद वो स्तंभ की संख्या है। पहली वाली संख्या पंक्ति की और दूसरी वाली संख्या स्तंभ की। जैसे अगर दूसरे किसी एग्जांपल में देखें कि यहाँ लिखा है 5, 6, 7, 2, 3, 4। तो इस पे जो अगर पूछे कि इस अवयव का क्रम क्या है, तो जैसा कि आप पहले इसमें देख लीजिए कि इसमें पंक्तियां कितनी हैं? पंक्तियां इसमें 1, 2 और जो इसमें स्तंभ है अर्थात कॉलम 1, 2 और 3 कॉलम, 3 कॉलम और 2 स्तंभ। तो इसके डिफिनीशन के हिसाब से आप देखिएगा, रूल के हिसाब से, तो पहले लिखा जाएगा पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या 2 है तो 2 हो गया, फिर क्रॉस, उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाएगी। स्तंभों की संख्या कितनी है? 1, 2 और 3, 2 क्रॉस 3। ये हो गया इस अवयव का क्रम। अर्थात अवयव का क्रम लिखते समय पहले अवयव के पंक्तियों की संख्या लिखी जाएगी, उसके बाद अवयव के जो स्तंभ होंगे उनकी संख्याएं लिखी जाएंगी। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा इंट्रोडक्शन में कि पंक्तियों को m से और स्तंभों को n से डिनोट करते हैं। तो ये था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का क्रम या फिर कोटि। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। तो चलिए चलते हैं, जैसा कि बताया था मैं, तीसरा पॉइंट नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का निरूपण। यह है तीसरा पॉइंट हमारा कि अवयव का निरूपण कैसे किया जाता है या फिर अवयव को निरूपित कैसे करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा एक कोई अवयव है और ये उसके अवयव दिए हुए हैं, तो जो उस अवयव का मान होगा वो A11, A12, A13, A21, A22, A23। जैसा कि ये 2 क्रॉस 3 क्रम का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो इसके जो अवयव होंगे वो इस तरह लिखे जाएंगे, या फिर इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है, A बराबर IJ 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 तो इसका ऑर्डर हो गया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन A, I और J ये क्या है? ये है जैसे कि इसमें लिखा है A11, तो इसमें जो पहला वाला I होगा, पहला वाला 1 होगा वो I होगा और जो दूसरा वाला 1 है वो J होगा। चलिए दूसरे में देखते हैं, A12 जैसे लिखा हुआ है, तो A12 में जो पहला वाला 1 लिखा हुआ है वह पहला वाला 1 लिखा है वो I होगा और जो 2 लिखा है इसके बाद A12 में जो 2 लिखा हुआ है उसको J से डिनोट करेंगे। अर्थात अवयव में जो पहला नंबर होगा, जैसे A13 में जो पहला नंबर होगा 1 उसको I और जो दूसरा नंबर होगा 3 इसको J से डिनोट करेंगे। इसमें 2 को I और ये 2 J, इसमें ये 2 I और ये 3 J, ऐसे ही डिनोट करेंगे। जो 1 1 1 2 1 3 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है, 1 1 का मतलब हुआ पहला रो और पहला कॉलम, या फिर कह सकते हैं पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 2, इसका मतलब हुआ पहली पंक्ति, पहला वाला जो होता है वो पंक्ति होता है M और दूसरा वाला N होता है, जैसे कि आपने ऑर्डर्स में पहले पढ़ा था। तो पहली पंक्ति है और दूसरा
स्तंभ है, इसलिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लिखा हुआ है। तो जो तीसरा है 1 और 3 ये है पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। जैसे कि दूसरे लाइन में अगर देखेंगे 821 लिखा हुआ है तो इसमें 21 का मतलब दूसरी पंक्ति है। ये पहली पंक्ति आपकी और ये दूसरी पंक्ति है, अर्थात दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, और इसमें दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और इसमें दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ऐसे ही अवयव को डिनोट किया जाता है। या फिर अगर आप देख सकते हैं ये तो 2x3 क्रम का मैट्रिक्स था, अगर यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स दिया हो तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा A31, A32 एंड A33। इसका मतलब हुआ कि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ऐसे ही अवयव को निरूपित किया जाता है। ये था तीसरा पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट है हमारा अवयव के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो जो अवयव के कुल प्रकार होते हैं वह 9 होते हैं। 9 प्रकार के कुल अवयव होते हैं। इसमें जो पहला प्रकार है वह है क्षैतिज अवयव अर्थात वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स अर्थात क्षैतिज अवयव होता क्या है, चलिए देखते हैं। जिस अवयव में कोई अवयव दिया गया है उसमें अगर पंक्तियों की जो संख्या है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, या फिर आप कह सकते हैं इंग्लिश में कि नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, अर्थात जो रो की संख्या होगी वह कॉलम की संख्या से अगर कम होगी तो जो ऐसे मैट्रिक्स या फिर अवयव होते हैं उनको क्षैतिज अवयव या फिर वर्टिकल मैट्रिक्स कहा जाता है। यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे उदाहरण के हिसाब से देखें आप, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x3 क्रम का अर्थात 2 गुणे 3 क्रम का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 -7 0 -1 6। इसमें जो पंक्तियों की संख्या है, जैसे आप देख पा रहे हैं पंक्तियों की संख्या है 2 और जो स्तंभ है उनकी संख्या है 3। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि स्तंभों की संख्या जो है वह पंक्तियों की संख्या से ज्यादा है। कुल 3 स्तंभ है और जो पंक्तियां हैं वह 2 है। स्तंभों की संख्या 3 और पंक्तियों की संख्या 2, अर्थात स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा है। इसलिए ये जो मैट्रिक्स है या अवयव जो है वह क्षैतिज अवयव कहलाएगा। यही नहीं, जितने भी अवयव होंगे जिसमें कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा होगी वो सभी अवयव जो होंगे वह क्षैतिज अवयव कहलाएंगे। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जो क्रम होगा ऐसे अवयव का क्षैतिज अवयव उसके बाद ऊर्ध्वाधर अवयव है, उसमें जो क्रम होगा वो कभी सेम नहीं होगा। यहाँ पे 2x3 हो सकता है, 1x3 हो सकता है, या फिर ये जैसे कि कभी सेम नहीं होंगे कि 2x3, 2x2 या फिर 3x3। ये दोनों क्रम आपको कभी सेम नहीं मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि एक का ज्यादा होना जरूरी है। अगर पंक्तियों की संख्या ज्यादा होगी तो फिर वह ऊर्ध्वाधर अवयव में आ जाएगा अर्थात हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में, और यदि पंक्तियों की संख्या कम होगी तो वह क्षैतिज अवयव में आ जाएगा। यह था पहला प्रकार। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रकार की ओर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे अवयव की तरफ। दूसरा जो प्रकार है वह है ऊर्ध्वाधर अवयव। जो पहला प्रकार था वह था क्षैतिज अवयव और दूसरा प्रकार है ऊर्ध्वाधर अवयव अर्थात हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं चलिए देखते हैं। और वह अवयव या फिर वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की जो संख्याएं होती हैं वह स्तंभों की संख्या से अधिक होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो रो नंबर ऑफ रोज हैं वह नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होती हैं। तब उस प्रकार के जो मैट्रिक्स होते हैं या फिर अवयव होते हैं उनको ऊर्ध्वाधर अवयव के नाम से जाना जाता है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उदाहरण एग्जांपल, यहाँ मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 4 7 9 8 और 2, ये इसके अवयव है। अब इस मैट्रिक्स में आप देखिए यह जो मैट्रिक्स है यह ऊर्ध्वाधर अवयव है। तो इसमें जो पंक्तियों जो स्तंभों की संख्या है 1 और 2 है, और आप देख पा रहे हैं पंक्तियों की संख्या 1 2 और ये 3। हाँ, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ हैं इसमें। 3 पंक्ति 2 स्तंभ, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे
पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक है। इस वजह से जो ये मैट्रिक्स होगा इसको ऊर्ध्वाधर आव्यूह के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले जो आपने देखा था क्षैतिज आव्यूह में, उसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम थी, लेकिन ऊर्ध्वाधर आव्यूह में जो पंक्तियों की संख्या होगी वह स्तंभों की संख्या से ज्यादा होगी। यह था दूसरा आव्यूह। चलिए बढ़ते हैं तीसरे आव्यूह की ओर। ये हुआ दूसरा पॉइंट, हम दूसरा प्रकार में पढ़ लिया था। यह है तीसरा प्रकार, वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की जो संख्याएं होती हैं, पंक्तियों की संख्याएं स्तंभों की संख्याओं के बराबर होती हैं, अर्थात वह आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं बराबर हो, उस आव्यूह को स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर वर्ग आव्यूह कहते हैं। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण या फिर एग्जांपल 2 7 5 और 9। 2 7 5 9 यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक आव्यूह दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 7 5 9 इसके आव्यूह हैं। जो इसका क्रम होगा 2/2 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है, क्योंकि पंक्तियों की संख्या भी इसमें 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है। तब m क्रॉस n के अकॉर्डिंग 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है। आप इसमें देख पा रहे हैं जो पंक्तियों की संख्या है वह भी 2 है और स्तंभों की संख्या है वह भी 2 है, अर्थात दोनों संख्याएं बराबर हैं। इसलिए जो मैट्रिक्स होगा यह वर्ग आव्यूह कहलाएगा। या फिर अगर 3 क्रॉस 3 में देखा जाए 5 9 7 6 5 3 2 1 9, ये जो मैट्रिक्स है इसमें भी पंक्तियों की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या भी 3 है। तो जो मैट्रिक्स होगा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में भी जो पंक्तियों की संख्या है वह स्तंभों की संख्या के बराबर है, तब यह जो मैट्रिक्स है यह भी वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ये था आव्यूह का तीसरा प्रकार। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रकार की। टाइप नंबर 4, चौथा प्रकार आव्यूह का। चौथा प्रकार है पंक्ति आव्यूह अर्थात रो मैट्रिक्स। देखते हैं रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं। केवल एक पंक्ति अर्थात वह मैट्रिक्स या फिर वह आव्यूह जिसमें सिर्फ एक पंक्ति होती है उसको रो मैट्रिक्स या फिर पंक्ति आव्यूह के नाम से जानते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक्स 5 9 4 और 7। अब जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं ये जो मैट्रिक्स है वह इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या है 1 2 3 और 4, अर्थात इसमें एक पंक्ति और 4 स्तंभ है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा इस मैट्रिक्स का वो होगा 1 क्रॉस 4, अर्थात ये 1 क्रॉस 4 ऑर्डर का है ये मैट्रिक्स है। इसमें आप देख पा रहे हैं जो पंक्तियों की संख्या है वह सिर्फ 1 है, स्तंभों की संख्या से मतलब नहीं, पंक्तियों की संख्या देखनी है। पंक्ति आव्यूह के निरूपण में हमें सिर्फ पंक्तियों की संख्या देखनी है। पंक्तियों की संख्या अगर 1 है तो फिर वह पंक्ति आव्यूह है, और अगर पंक्तियों की संख्या 1 से ज्यादा है तो पंक्ति आव्यूह नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही पंक्तियां हैं, तो या फिर या पंक्ति आव्यूह होगा। जैसे कि आप यहाँ पे जैसे आव्यूह दिया हुआ है स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में देख लेते हैं 7 9 8 5 4 6 9। ये मैट्रिक्स होगा या 1 2 3 4 5 6 7, 1 क्रॉस 7 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा। लेकिन फिर भी इसमें पंक्तियों की संख्या आप देख पा रहे हैं सिर्फ एक ही है, जो बढ़ रही है वह स्तंभों की संख्या है, पंक्तियों की संख्या एक ही है अभी भी। इसलिए यह मैट्रिक्स भी पंक्ति आव्यूह अर्थात रो मैट्रिक्स होगा। तो वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति होंगी उसको रो मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। ये थी हमारी चौथा प्रकार पंक्ति आव्यूह। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रकार की ओर। प्रकार नंबर 5 अर्थात टाइप 5 ऑफ द मैट्रिक्स या फिर आव्यूह का पांचवा प्रकार। पांचवा प्रकार जो है वह स्तंभ आव्यूह अर्थात कॉलम मैट्रिक्स। चलिए जानते हैं कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है। केवल एक स्तंभ अर्थात वह आव्यूह जिसमें सिर्फ स्तंभों की संख्या जो होती है सिर्फ एक हो,
उन अवयव को स्तंभ अवयव कहा जाता है। इससे पहले आपने पढ़ा था पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव में सिर्फ एक ही पंक्तियां होती थी, लेकिन जो स्तंभ अवयव होगा उसमें सिर्फ एक स्तंभ होगा, पंक्तियों की संख्या बढ़ती रहेगी, उससे नहीं मतलब है, लेकिन जो स्तंभों की संख्या होगी वह सिर्फ एक ही होनी चाहिए। इसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल देखेंगे। सेवन, 9, 5 एंड 4 यह एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इस मैट्रिक्स में आप देखिए जो पंक्तियों की संख्या है वह 1, 2, 3 और 4, अर्थात इसमें 4 पंक्तियां हैं, लेकिन जो स्तंभों की संख्या है आप देख पा रहे हैं सिर्फ 1 है। तो यह जो अवयव होगा वह स्तंभ अवयव या फिर कॉलम मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें जो स्तंभों की संख्या है वह सिर्फ 1 है। पंक्तियों की संख्या बढ़ती रहे उससे नहीं मतलब है, आपको स्तंभों की संख्या देखनी है। स्तंभों की संख्या अगर 1 है तो वह जो अवयव होगा वह स्तंभ अवयव होगा। जैसे कि अगर दूसरे अवयव में आप देखें 9, 8, 5, 4, 3, इसमें पंक्तियों की संख्या मैंने एक बढ़ा दी है। पंक्तियों की संख्या होगी 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें पंक्तियों की संख्या 5 है, लेकिन स्तंभों की संख्या आप देख पा रहे हैं अभी भी 1 है। तो स्तंभों की संख्या जहां जहां 1 होगी वह अवयव स्तंभ अवयव के नाम से या फिर कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। तो यह था 5वां प्रकार। चलिए बढ़ते हैं 6वें प्रकार की ओर। चलिए 6वां देखते हैं। 6वें में क्या है? मुख्य विकर्ण, अर्थात मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल इसे कहते हैं। मुख्य विकर्ण क्या होता है? जहां i बराबर j हो। i बराबर j क्या होता है? तो पहले प्रकार में हमने हमने आपको बताया था पहले या दूसरे पॉइंट में कि i और j का मतलब क्या होता है। एक उदाहरण से हम समझेंगे। 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। अब इसमें जो मुख्य विकर्ण होगा वो हमारा ये जो होगा ये हमारा मुख्य विकर्ण होगा। अब ये मुख्य विकर्ण है क्यों और इस मुख्य विकर्ण का इससे क्या रिलेशन है ये यहाँ पे देखेंगे। अभी आपने बताया था अवयव के निरूपण में अवयव का निरूपण कैसे करते हैं। जो आपने देखा था A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जो A11 की वैल्यू है वह 5 है, A12 की वैल्यू 7, A13 की 4, A21 की वैल्यू 9, A22 की 6, A23 की 3, A31 की 8, A32 की 5 और A33 की 2। अब इसमें I और J का रिलेशन क्या है आप देखिए। ये जो मुख्य विकर्ण है कैसे है ये। अब आपको देखना है इसमें I और J बराबर कहाँ है। 1, 1 देखिए 1, 1, इसमें I 1 है और J भी 1 है, अर्थात I और J दोनों बराबर हैं। A22 में देखिए I भी 2 है और J भी 2 है, इसमें भी I और J दोनों बराबर हैं। और तीसरा क्या है A33, इसमें भी देखिए I भी 3 है और J भी 3 है, अर्थात I = J है। तो ये जो तीनों होंगे यही मुख्य विकर्ण होंगे। और बाकी सब में देखिए I और J की और I और J का जो वैल्यू है 1 और 2, 1 और 3 मतलब डिफरेंट है। I और J दोनों में बराबर नहीं है। जो बराबर है I के वह A11, A22 और A33। तो जो मुख्य विकर्ण होगा यही होगा, इसी को मुख्य विकर्ण कहेंगे हम। तो ये था 6वां मुख्य विकर्ण के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। 7वें प्रकार की तरफ चलेंगे। 7वां प्रकार है शून्य या फिर रिक्त अवयव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं जीरो मैट्रिक्स तो होता क्या है। प्रत्येक अवयव शून्य हो, अर्थात वह मैट्रिक्स या फिर वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव जितने भी उसमें एलिमेंट्स हो सारे के सारे शून्य हो, उसको शून्य या रिक्त अवयव कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण में देखेंगे हम। उदाहरण
एक मैट्रिक्स हमने लिया है 0 0 0, किसी भी ऑर्डर का वो मैट्रिक्स हो उसमें हर एक एलिमेंट 0 होने चाहिए। जैसे आप ये मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसमें आपने देखा कि सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सब 0 हैं। ये देखिए सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये जो मैट्रिक्स होगा इसको शून्य या फिर रिक्त अवयव कहा जाएगा। जैसे हम 2x2 का या फिर 2x3 का भी मैट्रिक्स ले लें, कोई मैट्रिक्स हो, ये 2x2 का मैट्रिक्स है या भी 0 मैट्रिक्स या फिर शून्य या रिक्त अवयव कहलाएगा, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट 0 है। तो वह अवयव जिसमें हर एक सारे एलिमेंट्स 0 हो उसको शून्य या रिक्त अवयव के नाम से जाना जाएगा। या फिर 7वां, चलिए बढ़ते हैं 8वें की तरफ। टाइप नंबर 8 अर्थात 8वां प्रकार। जो 8वां प्रकार है वह है इकाई या फिर तत्समक अवयव, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है पहले से जानते हैं। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो और जहां शेष अवयव 0 हो, अर्थात जो मुख्य विकर्ण होगा किसी भी अवयव का, उसके मुख्य विकर्ण का जो अवयव हो वह 1 हो और जितने भी अन्य सारे अवयव हो मुख्य विकर्ण को छोड़कर वो सारे 0 हो, तब ऐसा जो अवयव होगा उसको इकाई या तत्समक अवयव के नाम से जाना जाएगा। इसको दो नाम से जानते हैं, इकाई या तत्समक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इकाई और तत्समक अवयव दोनों एक ही हैं। मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1, शेष अवयव 0 होगा और जो इसको इस मैट्रिक्स को प्रदर्शित किया जाएगा, इसको I से प्रदर्शित किया जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई अवयव को I से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे एक उदाहरण, जैसे 2 उदाहरण दिए गए हैं। I2 मतलब वो क्रम लिखा हुआ है, जो ये होता है इकाई या तत्समक अवयव जो होता है वो हमेशा एक वर्ग अवयव होता है। वर्ग अवयव मतलब रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होगी। तो I2 में देखेंगे ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें देखिए 1 0 0 1। तो ये जो 1 1 है यह मुख्य विकर्ण है। आप देख पा रहे हैं कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव 0 हैं, जो मुख्य विकर्ण के अवयव हों वह सिर्फ 1 है। तो यहाँ I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और यहाँ पे एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है I3 में आप देख पा रहे हैं जो मुख्य विकर्ण है यह मुख्य विकर्ण है और मुख्य विकर्ण के तीनों अवयव 1 1 और 1 हैं और जो शेष सारे अवयव हैं वो 0 0 0 0 हैं। तो जहां पे आप देखेंगे कि मुख्य विकर्ण के अवयव 1 और बाकी सारे अवयव 0 हैं, वह जो अवयव होगा वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर इकाई या तत्समक अवयव के नाम से जाना जाएगा। ऐसे ही उसकी पहचान होगी और इसको प्रदर्शित हम I से करेंगे। तो ये हुआ 8वां प्रकार। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 9वें प्रकार की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। अगला प्रकार है 9वां अर्थात विकर्ण अवयव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है ये देखते हैं, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष अवयव 0 हो, अर्थात सिर्फ मुख्य विकर्ण के जो अवयव हो वह हो और बाकी सारे अवयव 0 हो, उसको विकर्ण अवयव कहते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा था इकाई या तत्समक अवयव, इसमें भी लगभग दोनों मिलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो इकाई अवयव था उसमें था कि जो मुख्य विकर्ण है उसके अवयव 1 हो, लेकिन इसमें दिया हुआ है मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सारे अवयव 0 हो। जो इकाई अवयव था उसमें मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होने चाहिए, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा है विकर्ण अवयव में कि अवयव 1 ही होने चाहिए। अवयव कुछ भी, मुख्य विकर्ण के अवयव कुछ भी 2 5 7 कुछ भी हो सकते हैं। तो एक इसमें नोटेबल पॉइंट और है कि हर एक इकाई मैट्रिक्स मतलब इकाई अवयव जो होता है वह विकर्ण अवयव होता है, लेकिन हर एक विकर्ण अवयव इकाई अवयव नहीं हो सकता है। तो इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। उदाहरण दिया हुआ है एक 3x3 मैट्रिक्स 2 0 0 0 4 0 0 0 6 -6। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मुख्य विकर्ण है वहां के अवयव को छोड़कर बाकी सारे अवयव 0 हैं। यहाँ पे यह नहीं कहा गया कि मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होने चाहिए, यहाँ पे कुछ मुख्य विकर्ण के अवयव हों वह 0 ना हो, बाकी और अतिरिक्त उसके कुछ भी होने चाहिए। 2 4 -6। तो जो ये मैट्रिक्स है इसको जो निरूपित करेंगे DIAG 2 4 -6 ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं। ये जो DIAG है ये आपको आने वाले एक्सरसाइजेज या फिर क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो DIAG का मतलब होता है डायगोनल। अगर यहाँ पे हम 1 1 1 भी लिख दें तब भी यह विकर्ण अवयव और इकाई अवयव दोनों कहलाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 4 6 या फिर 7 8 9 ये भी लिख दें 1 1 की जगह कुछ और लिख दें तब यह सिर्फ विकर्ण अवयव होगा, इकाई अवयव नहीं कहलाएगा। तो इन दोनों के बीच कंफ्यूज नहीं होना है, बस में छोटा सा अंतर है
आपने अगर दोनों प्रकारों को अच्छे से देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह है दिया था 9वां प्रकार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। प्रकार नंबर 10वां प्रकार है अदिश आव्यूह अर्थात स्केलर मैट्रिक्स। ये जानते हैं स्केलर मैट्रिक्स अर्थात अदिश आव्यूह होता क्या है। तो विकर्ण आव्यूह जहां विकर्ण के सभी अवयव समान हो। यहाँ पे विकर्ण आव्यूह जोड़ा गया है। इससे पहले आपने पढ़ा था विकर्ण आव्यूह क्या होता है। विकर्ण आव्यूह वह होता है जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे अवयव शून्य होते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि मुख्य विकर्ण जो होता है विकर्ण आव्यूह में वह विकर्ण के सभी अवयव समान हो। अर्थात जो मुख्य विकर्ण होगा उसके सभी अवयव समान होने चाहिए। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है, नीचे एक उदाहरण दिया गया है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें आप देख पा रहे हैं जो मुख्य विकर्ण है इसके सभी अवयव समान है 6 6 और 6। यहाँ पे अगर आप 5 भी कर देंगे 5 5 5 अर्थात जो मुख्य विकर्ण है उसके सारे अवयव समान होने चाहिए बस, और बाकी जो शेष अवयव है वह 0 हो। तो उसी को हम अदिश आव्यूह या फिर स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो कंक्लूजन में आपने देखा कि सिर्फ मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान होने चाहिए अर्थात जो सारे नंबर्स एक ही जैसे हों मुख्य विकर्ण के, तो उसे को अदिश आव्यूह या फिर स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यह था हमारा टाइप नंबर 10। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला टाइप नंबर 11। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये 12 टाइप के होते हैं, मैंने शुरू में 9 टाइप के बता दिए थे, तो 12 टाइप के होते हैं। ये जो आखिरी दोनों टाइप्स हैं ये बचे हुए हैं। टाइप नंबर 11 जो है वह है उपत्रिभुजीय आव्यूह। उपत्रिभुजीय आव्यूह होता क्या है। उपत्रिभुजीय आव्यूह निम्न त्रिभुजीय आव्यूह दोनों को एक साथ में समझा रहे हैं। आप देखिएगा दोनों में जिससे कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो उपत्रिभुजीय आव्यूह जो पहला है वो है मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो जिसमें उसे उपत्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। अर्थात कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसमें जो मुख्य विकर्ण दिया हो उसके नीचे के सभी अवयव जिस आव्यूह में शून्य हो उसको उपत्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मुख्य विकर्ण दिया हुआ है 2 6 7 या मुख्य विकर्ण है, और इसके नीचे का आप देखिए जितने भी अवयव हैं मुख्य विकर्ण के नीचे के वह शून्य है, तब इसलिए इसको उपत्रिभुजीय आव्यूह के नाम से जाना जाएगा। इसे या फिर इसे उपत्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे क्योंकि इसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव 0 है। चलिए बढ़ते हैं टाइप नंबर 12 की ओर। टाइप नंबर 12 है हमारा निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है, जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। इसमें नीचे के अवयव थे, इसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव हैं, अर्थात ऊपर के अवयव शून्य हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ उदाहरण में ये हुआ आपका मुख्य विकर्ण, ये आपका मुख्य विकर्ण है। आप देखिए यहाँ पे नीचे के अवयव शून्य नहीं है, यहाँ पे ऊपर के अवयव जो है वह शून्य है। ये दोनों में अंतर हो गया। उपत्रिभुजीय आव्यूह में मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य होंगे, जबकि निम्न त्रिभुजीय आव्यूह जो होगा उसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य होंगे। और इसको त्रिभुजीय आव्यूह क्यों कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो आकृति बन रही है वह त्रिभुज की आकृति बन रही है, यहाँ पे भी त्रिभुज की आकृति बन रही है। तो यह दो मेन जो थे अंतर थे उपत्रिभुजीय और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उपत्रिभुजीय में मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य होने चाहिए और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य होने चाहिए। तो ये यहाँ पे सभी 12 जो प्रकार होते हैं आव्यूह के वो खत्म होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें था कि आव्यूह की समानता। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा लास्ट पॉइंट है आव्यूह की समानता। अब थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा, पहले खत्म थी, इसको थोड़ा खुराक देनी थी, खुराक दे दी। अब क्लियर दिख रहा होगा लास्ट पॉइंट आव्यूह की समानता। दो आव्यूह समान कब हो सकते हैं वो स्थिति इसमें बताई गई है। तो दो आव्यूह समान होने की जो पहली स्थिति है वह है कि क्रम समान होना चाहिए, और जो दूसरी स्थिति है वह है कि संगत अवयव बराबर होने चाहिए। अर्थात जो दो आव्यूह हैं उसमें दोनों आव्यूह के पहली स्थिति तो ये होना चाहिए कि उसमें क्रम समान होने चाहिए। उदाहरण में आप देखिए क्रम समान अर्थात 1 4 3 2 और ये हुआ दूसरा। तो इसमें जो क्रम है ये भी 2x2 का है और ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई कि क्रम
समान होने चाहिए, ऑर्डर दोनों के समान है। अब देखते हैं दूसरे कंडीशन की ओर, संगत अवयव बराबर हो, अर्थात इसमें जो अवयव हैं वह दोनों बराबर होने चाहिए। भले इसमें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का सिंबल या फिर निशान लगा हुआ है, लेकिन इसको सॉल्व करने पर जो इसमें वैल्यू आनी चाहिए वो इसके बराबर आनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरे अवयव में 4 डिवाइड बाई 4 लिखा है, लेकिन जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, इसको ऐड करेंगे 3 आएगा, इसको माइनस करेंगे 2 आएगा। मतलब ये जो अवयव होगा बन गया आखिर में 1 4 3 और 2। इस वाले अवयव में देखिए 1 4 3 और 2, अर्थात जो दूसरी कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होगी, दोनों के संगत अवयव बराबर हो गए। तो जो ऐसे अवयव होंगे उनको समान अवयव कहा जाएगा, इसलिए अवयव की समानता की कंडीशन थी दोनों। जो भी अवयव इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वह दोनों अवयव समान होंगे। तो यह था मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन का लास्ट पॉइंट। तो यहाँ पे चलिए आज इंट्रोडक्शन अवयव से संबंधित जितने भी परिचय थे, जितने भी बेसिक्स थे, वो सब आज यहाँ पे खत्म करते हैं। इसके पश्चात अगले वीडियो में इससे रिलेटेड अवयव से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज होंगी, एक एक एक्सरसाइज करके सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व कराई जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। और अगर आपने वीडियो मिस कर दी है तो बीच में कहीं भी वीडियो को मिस ना करिएगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट बताए गए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने सभी पॉइंट को ध्यान से नहीं देखा होगा तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।